हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर में जो रैम है, रोम है, एड्रेस बस है, डेटा बस है, ये सब क्या है। रैम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, रोम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एड्रेस बस क्या काम करती है, डेटा बस क्या काम करती है, कैसे काम करती है। यही सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर में इतनी चीज़ें लगभग होती हैं: सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, टाइमर और सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट। इतनी सारी चीज़ें एक माइक्रो कंट्रोलर 8051 में होती हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रैम क्या है, रोम क्या है और रैम रोम कैसे काम करती है। रैम रोम जानने से पहले हमको उसका बेसिक कंपोनेंट, बेसिक सर्किट जानना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डी फ्लिप फ्लॉप या जो भी फ्लिप फ्लॉप है, उन सारे फ्लिप फ्लॉप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकता, बट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डी फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे दूंगा। और आपको अगर डी फ्लिप फ्लॉप डिटेल में पढ़ना है, डिजिटल सीरीज लेक्चर में आप फ्लिप फ्लॉप और भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको कायदे से देख सकते हैं। यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है। डी फ्लिप फ्लॉप में डी इनपुट है, क्लॉक है, ये Qn+1 है। Qn+1 मीन्स जो नेक्स्ट स्टेट है कि एक फ्लिप फ्लॉप की करंट स्टेट जो है वो है Qn और नेक्स्ट स्टेट है Qn+1। Qn स्टेट मीन्स कि अभी उसके आउटपुट पर करंट में क्या वैल्यू है, और Qn+1 मीन्स कि क्लॉक पल्स देने के बाद उस आउटपुट में वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई, चेंज हुई तो चेंज होकर के क्या हुई। तो जो भी नेक्स्ट वैल्यू हुई क्लॉक पल्स देने के बाद आउटपुट में, वही हम कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेट या Qn+1। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल दी हुई है। ट्रुथ टेबल से क्लियर है कि अगर हम क्लॉक ऑन करते हैं, अगर D 0 है, Qn+1 भी 0 हो जाएगा, और अगर D 1 है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो भी 1 हो जाएगी। बेसिकली ये D मीन्स ये डिले फ्लिप फ्लॉप है। डिले फ्लिप फ्लॉप मीन्स कि इनपुट में जो है वही आउटपुट में पहुंच जाएगा, बट आफ्टर प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम के बाद जो भी प्रोसेस करने में समय लगेगा, उतने समय के बाद जो भी इनपुट पर है, मतलब जो भी वैल्यू डी पर है, वो आउटपुट पर पहुंच जाएगी, डिस्पाइट इसके कि आउटपुट पे करंट में क्या वैल्यू रही है। करंट में चाहे जो भी वैल्यू रही हो, बट डी पर जो वैल्यू है वही आउटपुट पर पहुंच जाएगी। लेट्स सी, एक डेमो देखते हैं। सपोज कि डी पे यहाँ पे 0 है। अभी हम क्या करेंगे, क्लॉक पल्स देंगे। जैसे ही क्लॉक पल्स देंगे, ये 0 इधर से Qn+1 पे आ जाएगा। क्लॉक पल्स देंगे, क्लॉक पल्स दी, और ये D हमारा इनपुट पर जो था वो आउटपुट पर भी चला गया। Qn+1 हमारा 0 हो गया। अब D पर 1 दिया और क्लॉक पल्स दी, तो भी जो इनपुट पर है वो आउटपुट पर चला गया। यही डी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल है यहाँ पे, D इज 0, Qn इज 0। क्योंकि D 0 है, Qn+1 भी 0 हो गया। यहाँ पर D 0 है, Qn+1 भी 0 हो जाएगा। यहाँ D 1 है तो Qn+1 1 हो जाएगा। यहाँ पर D 1 है तो Qn+1 1 हो जाएगा। Qn कुछ भी हो, मीन्स करंट स्टेट कुछ भी हो, जो इनपुट पर है वही आउटपुट पर
चला जाएगा। अगर हम इसका इक्वेशन निकालें तो इस टेबल में Qn प्लस वन, वन यहाँ पर है और यहाँ पर वन है। सो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से जानते हैं। सो ये डी वन है और Qn जीरो है, मीन्स डी इंटू Qn बार। सो डी इंटू Qn बार हो गया। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर है डी वन और Qn भी वन है। सो ये हो जाएगा डी Qn। तो इस वन के करस्पॉन्डिंग हो गया डी Qn। सो ये दो मिन टर्म हमें मिल गए और हम इसको ऐड कर देंगे, यही हमारा Qn प्लस वन का इक्वेशन हो जाएगा। Qn प्लस वन इक्वल टू डी, यहाँ पर d को कॉमन ले लेंगे, d कॉमन लेंगे तो Qn प्लस Qn बार हो गया। Qn प्लस Qn बार वन हो जाएगा बाय बूलियन अलजेब्रा। ये भी लेक्चर ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज में दिया हुआ है, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख सकते हो कि कैसे Qn प्लस Qn बार वन हो गया। ये फाइनली d आ गया, तो Qn प्लस वन इक्वल टू डी। ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप का इक्वेशन है। इसी से हम एक्साइटेशन टेबल भी बना सकते हैं। Qn से Qn प्लस वन, जीरो से जीरो कब गया, जब d जीरो है, तो यहाँ पर d जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जीरो से वन कब गया, जीरो है वन है, तो जीरो से वन कहाँ पर गया, यहाँ पर। सो जीरो से वन Qn है जीरो और Qn प्लस वन है वन, तो Qn से Qn प्लस वन, जीरो से वन जाने पर d की वैल्यू क्या है, वन है, तो यहाँ पर वन आ गया। सिमिलरली वन टू जीरो, वन टू जीरो Qn वन है और Qn प्लस वन जीरो है, सो वन टू जीरो, तो d की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ जीरो आ गया। सिमिलरली वन टू वन Qn वन है और Qn प्लस वन भी वन है, मतलब करंट स्टेट वन है और नेक्स्ट स्टेट वन है। सो वन से वन जाने के लिए d की वैल्यू क्या है, वन, तो यहाँ पर d की वैल्यू वन हो गई। यही डी फ्लिप फ्लॉप का सिंपल फंक्शन है। अब हम देखते हैं इन डी फ्लिप फ्लॉप को मिला करके एक रजिस्टर कैसे बनाते हैं, शिफ्ट रजिस्टर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये शिफ्ट रजिस्टर है और शिफ्ट रजिस्टर में डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ये तीन आपको डी फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है। तीन डी फ्लिप फ्लॉप में अगर हम तीनों डी फ्लिप फ्लॉप को मिला दें तो हम तीन बिट स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली मैं बताना भूल गया, फ्लिप फ्लॉप क्या है। फ्लिप फ्लॉप इज द बेसिक सर्किट, बेसिक डिवाइस जो एक बिट डेटा को स्टोर कर सकती है। सो फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है। फ्लिप फ्लॉप का काम ही है एक बिट डेटा को स्टोर करना, मतलब जीरो को स्टोर करना या वन को स्टोर करना। तो यहाँ पर तीन फ्लिप फ्लॉप हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीन फ्लिप फ्लॉप हैं, तो ये तीन बिट को स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, यहाँ पर हमने ये इनपुट है I0, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये नेक्स्ट बिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। 1 0 1 तीन बिट है। सो हम एक डेटा 1 0 1 को यहाँ पर इनपुट पर दे रहे हैं और हम फिर उसके बाद क्लॉक पल्स देंगे। तो क्या होगा, क्लॉक पल्स देने पर जो डेटा यहाँ पर है वो क्यू पर आ जाएगा, इनपुट जो है वो आउटपुट पर चला जाएगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनिंग यही होती है। जब क्लॉक देंगे तो डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट है वही आउटपुट पर चला जाएगा। तो यहाँ पर वन है तो वन चला जाएगा, यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर वन आ जाएगा, तो हमारा जो डेटा है वो आउटपुट पर पहुंच जाएगा। तो लेट्स सी, हमने क्लॉक पल्स दी और हमारा डेटा जो इनपुट पर था वो डेटा आउटपुट पर आ गया। तो ये एक रफ पिक्चर है रजिस्टर की। बेसिकली आगे देखेंगे कि क्लियर फंक्शनिंग क्या है और अच्छी फंक्शनिंग जो है इसकी, कंक्रीट फंक्शनिंग देखेंगे। ये एक कंप्लीट रजिस्टर है जो 3 बिट का रजिस्टर है, क्योंकि इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप है,
तो हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। इसमें बेसिकली 3 फ्लिप फ्लॉप दिख रहे हैं आपको, और ये WR बार जो है ये राइट बार सिग्नल है, इसको राइट सिग्नल बोलते हैं। ये रीड बार है, रीड बार मीन्स रीड सिग्नल बोलते हैं। EN मीन्स इनेबल सिग्नल, EN मीन्स इनेबल। तो ये 3 सिग्नल हैं। तो जैसे हमने CPU में बताया था कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं, तो ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो EN है हमारा, जो EN है वो कहलाता है इनेबल। इनेबल मतलब जब ये 1 होगा तभी इसके करस्पॉन्डिंग जो भी सर्किट्स हैं वो ऑन होंगे। जबकि रीड बार सिग्नल जो है ये जिसमें भी सिग्नल पे ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब जब यहाँ पर जीरो जाएगा, जब यहाँ पर जीरो जाएगा तब ही ये इससे रिलेटेड जो सिग्नल है, इससे कनेक्टेड जो सिग्नल है वो एक्टिव होंगे, वो ऑन होंगे। तो अगर बार लगा है मतलब जीरो वैल्यू पर वो सिग्नल काम करेंगे, जीरो वैल्यू पर उनसे एसोसिएटेड जो सर्किट्स हैं वो इनेबल होंगे, एक्टिव होंगे। और EN सिग्नल, इनेबल सिग्नल अगर 1 है, जिस क्योंकि इस पे बार नहीं लगा, तो जब यहाँ पर 1 होगा तब इससे एसोसिएटेड सर्किट्स काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो इनपुट है वो है I0, I1, I2। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। I0, I1, I2 एक डेटा है, एक 3 बिट डेटा है। एक बिट ये है, एक बिट I1, एक बिट I2 पर। इन 3 बिट को स्टोर करने के लिए और जब चाहे तब हम उस स्टोर्ड डेटा को ले सकें आउटपुट पर, ये इस रजिस्टर की फंक्शनिंग है। EN जो है हमारा जो इनेबल सिग्नल है, ये डी फ्लिप फ्लॉप, तीनों डी फ्लिप फ्लॉप जो हैं उसकी क्लॉक से जुड़े हुए हैं। मतलब जब यहाँ पर 1 होगा तो ये तीनों फ्लिप फ्लॉप में एक साथ क्लॉक जाएगी। तो जैसे ही इस सिग्नल पर 1 आएगा तीनों फ्लिप फ्लॉप में एक साथ क्लॉक जाएगी। फिर रीड बार सिग्नल भी, रीड बार सिग्नल यहाँ से इस बफर में जुड़ा हुआ है, यहाँ से इस बफर में जुड़ा हुआ है, और यहाँ से इसको बेसिकली लैच बोलते हैं। तो ये 3 लैच हैं। लैच मतलब जो ये सर्किट है या ये सर्किट है, तो यहाँ पर ये तीनों लैच जो इनपुट साइड में लैच लगे हुए हैं, ये तीनों जुड़े हुए हैं यहाँ पर इससे राइट बार सिग्नल से। और जो आउटपुट में बफर लगे हुए हैं, आउटपुट में जो लैच लगे हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं आकर के RD बार सिग्नल से। जैसे ही RD बार पे 0 जाएगा ये एक साथ तीनों आउटपुट लैचेज पर पहुंच जाएगा, और जैसे ही राइट बार सिग्नल पे 0 जाएगा ये एक साथ तीनों इनपुट लैचेज पर पहुंच जाएगा। तो हमारा ये कनेक्शन है इसका। अब लैच क्या होती है? बेसिकली लैच क्या है? ये जो दिख रही है हमको, जो यहाँ पर लैच है, इस लैच का काम क्या है? इस लैच का काम ये है, लैच मतलब हिंदी में होता है दरवाजे की सिटकनी। लैच मतलब दरवाजे या खिड़की में जो सिटकनी लगती है, जो कुंडी है। तो जो सिटकनी है, सिटकनी का काम क्या होता है? सिटकनी का काम है कि दरवाजे को लॉक कर देना। अगर दरवाजा लॉक है तो दरवाजा खुलेगा नहीं, और दरवाजा खुलेगा नहीं तो
कोई भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आ सकता। अगर सिटकनी खुली हुई है मीन्स लॉक खुला हुआ है, लैच खुला हुआ है, तो दरवाजा खुल जाएगा और जो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई भी आ जा सकता है। सो यहाँ पर भी ये एक तरीके से लैच है कि अगर कोई डेटा यहाँ पर है और इस लैच की चाबी क्या है, चाबी इसके पास है। यहाँ पर अगर 0 है तो ये 0 जैसे ही यहाँ पर आएगा वैसे ही ये लैच खुल जाएगा, और लैच खुल जाएगा मतलब जो इसके इनपुट पर डेटा है वो आउटपुट पर चला जाएगा और ये वाला 0 चल के यहाँ चला आएगा सिंपली। और वही चीज़ आउटपुट पर है, यहाँ पर अगर कोई डेटा है सपोज 1 है मान लीजिए, तो जैसे ही यहाँ से 0 इसको मिलेगा, जैसे ही यहाँ से इसको 0 मिलेगा वैसे ही ये डेटा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जैसे 0 मिलेगा ये खुल जाएगा, 0 ही इसकी चाबी है। तो ये लैच को जैसे 0 मिलेगा ये खुल जाएगा, और इसको 0 कब मिलेगा, जब यहाँ पर 0 होगा। इसको 0 कब मिलेगा, जब यहाँ पर 0 होगा, राइट बार सिग्नल पे 0 होगा। तो ये बेसिकली लैच है। अब ये काम कैसे करता है, तो सपोज 3 बिट है, ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। 0 1 1 ये एक डेटा है जिसको हमको स्टोर करना है और फिर आउटपुट पे रीड करना है। अभी ये इनपुट साइड पर है, अभी ये डेटा 0 1 1 इनपुट पर है। अब हम जैसे ही यही डेटा हमारा इनपुट पर है, लैच के पहले है। लैच कब खुलेगी, अभी ये फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई नहीं हुआ है, ये अभी लैच के पहले है। तो अब ये कैसे होगा, जब हमने राइट सिग्नल पर 0 दिया तो यहाँ पर 0 सिग्नल पहुंच गया सब जगह पे, और जो डेटा ये था ये यहाँ पर आ गया, ये डेटा यहाँ पर आ गया, मतलब अब ये फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर चला गया। अब जैसे ही हम इनेबल करेंगे, इनेबल पे 1 करेंगे, वैसे ही क्लॉक पल्स तीनों फ्लिप फ्लॉप में चली जाएगी, और जो डेटा, क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप है, जो डेटा यहाँ पर है इनपुट पर है, यही डेटा कहाँ चला जाएगा, इसके आउटपुट पर चला जाएगा। तो यहाँ से डेटा आउटपुट पर चला गया, यहाँ पर जो डेटा था वो यहाँ आ गया। तो ये हमारा डेटा प्रोसीड हो गया। अब ये डेटा फिलहाल अभी यहाँ पर है और ये डेटा हमारे फ्लिप फ्लॉप में अभी बना रहेगा। ये डेटा अब जब भी कभी हमको ये डेटा चाहिए, अभी ये डेटा यहाँ पर है, अब जब भी हमको यही डेटा स्टोर है, 0 1 1 डेटा स्टोर हो गया, मतलब एक बिट यहाँ स्टोर हो गई, एक बिट यहाँ स्टोर हो गई और एक बिट यहाँ स्टोर हो गई। यहाँ पर भी बिट 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 स्टोर है। अब हम जब भी कभी हमको डेटा चाहिए होगा, डेटा अभी हमने केवल डेटा राइट किया है, डेटा बेसिकली स्टोर किया है, डेटा को राइट किया है, लेकिन ये डेटा आउटपुट पिन्स पर अवेलेबल नहीं है। ये तीनों आउटपुट पिन है, इन पिन्स पर ये डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हमको इन पिन पर डेटा अगर देखना है, आउटपुट में डेटा को देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये रीड बार सिग्नल को एक्टिव करना पड़ेगा। रीड बार सिग्नल एक्टिव कब होगा, जब यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर 0 दिया और सिग्नल सब जगह पहुंचा और इस लैच को खोल दिया जा करके, इन तीनों लैचों को इस रीड बार सिग्नल ने खोल दिया, तीनों लैच खुल गए और जो डेटा लैच के इनपुट साइड पर था वो आउटपुट पर होते हुए यहाँ पर आउटपुट पिन्स पर आ गया। तो ये हो गया रीड बार। मीन्स क्या हुआ कि पहले हमने राइट सिग्नल को इनेबल किया, कैसे, 0 दे के राइट सिग्नल पे, तो हमारा डेटा स्टोर हो गया, मतलब राइट हो गया। फिर हमने उस डेटा को बाहर निकालना था, फेच करना था, पढ़ना था, तो हमने क्या किया, रीड बार पे 0 दिया और वो डेटा हमारा आउटपुट पिन्स पर आ गया। तो ये हो गया कि हमने डेटा रीड कर लिया, डेटा को देख लिया कि डेटा
क्या डेटा इसमें स्टोर है। यही रजिस्टर का फंक्शन है। ये 3 बिट रजिस्टर का प्रॉपर फंक्शन है, जिसमें कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से हैं, राइट बार, रीड बार, इनेबल। कंट्रोल सिग्नल क्यों, क्योंकि ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। ये डेटा कब इनपुट पे रहेगा, कब आउटपुट पे रहेगा, ये सारा कंट्रोल इन कंट्रोल सिग्नल्स के पास है। अगर ये सिग्नल्स अलाउ करेंगे, जब इन सिग्नल्स को एक्टिव किया जाएगा तभी हमारा रजिस्टर में डेटा का फ्लो होगा, डेटा प्रोसेस करेगा। इसलिए इनको कंट्रोल सिग्नल्स कहते हैं। तो हमारी माइक्रो कंट्रोलर में 3 बसेस थी, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। तो कंट्रोल बस मतलब जो भी कंट्रोल लाइंस हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल सिग्नल्स भेजेंगे, उन कंट्रोल लाइन के कलेक्शन को, उन कंट्रोल लाइन के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के माध्यम से कंट्रोल सिग्नल्स माइक्रो कंट्रोलर से मेमोरी तक या अन्य डिवाइसेस तक पहुंचेंगे, जो भी डिवाइसेस माइक्रो कंट्रोलर से एसोसिएटेड हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ तक 3 बिट रजिस्टर का फंक्शनिंग पता चल गया, इंटरनल फंक्शनिंग पता चल गया कि 3 बिट रजिस्टर में कैसे डेटा स्टोर होता है, कैसे राइट होता है डेटा और कैसे रीड होता है डेटा। अब हम आगे देखेंगे कि क्या 3 बिट रजिस्टर को हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर हम और फ्लिप फ्लॉप जोड़ दें तो वो उतने ज़्यादा बिट को स्टोर करेगा। यहाँ 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 3 बिट के लिए काम कर रहा है। अगर यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप होते तो 4 बिट के लिए, 5 होते तो 5 बिट के लिए, 6 होते तो 6 बिट के लिए, 7 होते तो 7 बिट के लिए, तो 8 फ्लिप फ्लॉप होते तो 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकते थे। 8 बिट मतलब 1 बाइट डेटा स्टोर हो सकता था अगर 8 बिट का रजिस्टर होता। अब हम इसको अगर देखें तो हमारा सर्किट बेसिकली कुछ इस तरीके का हो गया। ये S1 है, ये S0 है, ये S1 है और ये S2 है। तो अगर हम बाहर से देखें तो हमको रजिस्टर इस तरीके का दिखेगा, जिसमें क्या होगा, 3 ब्लॉक्स हैं। 3 ब्लॉक मतलब तीनों फ्लिप फ्लॉप हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया। इसका मतलब है कि ये 3 ब्लॉक, हर ब्लॉक एक बिट के करस्पॉन्डिंग है, हर ब्लॉक एक बिट से संबंधित है। मतलब एक ब्लॉक में एक बिट स्टोर होगी। 3 ब्लॉक है मतलब 3 बिट स्टोर हो जाएगी इन तीनों ब्लॉक्स में। जैसे यहाँ पर है ये फाइनल स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो इस तरीके का दिखेगा। इसमें ये 3 बिट रजिस्टर है। तीनों बिट को स्टोर करने के लिए 3 ब्लॉक है। S0 ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को स्टोर करेगा, ये नेक्स्ट बिट को, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को स्टोर करेगा। तो हमारा ये स्टोर करेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, ये स्टोर करेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, और ये हमारे तीनों हो गए इनपुट, ये तीनों हो गए आउटपुट। यहाँ से डेटा I0, I1, I2 से डेटा देंगे, O0, O1, O2 पे डेटा लेंगे, और ये हमारा रीड बार सिग्नल है, और ये हमारा राइट बार सिग्नल है, और ये हमारा ये रीड बार सिग्नल है, और साथ में इनेबल सिग्नल है। तो इस हिसाब से हमारा ये 3 बिट रजिस्टर का फाइनल सर्किट है, जो बाहर से ऐसा दिखेगा। तो अगर इसकी वर्किंग देखें तो सिंपल है। फाइनली कंक्लूड करते हैं इसकी वर्किंग। तो कंक्लूड करेंगे तो ये 3 बिट का रजिस्टर है, S0, S1, S2। जब हम राइट बार सिग्नल देंगे तो डेटा इस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। फिर हम जब रीड बार सिग्नल देंगे और इनेबल सिग्नल ऑन करेंगे तो ये डेटा हमारा आउटपुट पिंस पर आ जाएगा। रीड बार कब एक्टिव होगा, जब यहाँ 0 होगा। इनेबल कब एक्टिव होगा, जब यहाँ 1 होगा। तो हमारा डेटा जो इनपुट पर था वो राइट बार करने पर स्टोर हो गया, और
रीड बार सिग्नल को इनेबल करने पर आउटपुट पर डेटा आ गया। तो यही हमारा बेसिकली 3 बिट रजिस्टर है। तो 3 बिट रजिस्टर इस तरीके का है और इसमें क्या है, 0 स्टोर है, 1 स्टोर है और 1 स्टोर है। ये 3 बिट है। अब हम इसी तरह 8 बिट के लिए भी बना सकते हैं जो 8 बिट को स्टोर कर सके। तो इसको हमारे पास 8 अगर फ्लिप फ्लॉप हो तो 8 फ्लिप फ्लॉप से हम 8 बिट का रजिस्टर बना सकते हैं। तो ये हमारा 8 बिट का रजिस्टर हो गया। तो 8 बिट के रजिस्टर में हम 8 बिट स्टोर कर सकते हैं, 8 बिट्स स्टोर कर सकते हैं। इस 8 बिट रजिस्टर में क्या होगा, इंटरनली अगर इसका सर्किट देखेंगे तो हमको जैसे वो हमारा 3 बिट रजिस्टर में था 3 फ्लिप फ्लॉप थे, वैसे ही इसमें 8 बिट में 8 डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स होंगे इसके अंदर। सो देखते हैं। तो 8 बिट का रजिस्टर है तो इसमें 8 अलग अलग बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। सपोज एक डेटा है जिसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है D0 है, D0 स्टोर किए, फिर नेक्स्ट पर गए, D1 स्टोर किए, नेक्स्ट जो बिट है डेटा की, फिर नेक्स्ट बिट D2 को स्टोर किए, फिर D3 को हमने स्टोर किया, फिर D4 को स्टोर किया, फिर नेक्स्ट D5 को स्टोर किया, फिर D6 को स्टोर किया और फिर D7 को स्टोर किया। D7 ही हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, MSB। अब सपोज कि एक नंबर है 0, हमको 0 को 8 बिट रजिस्टर जो यहाँ दिया हुआ है ये, इसमें एक नंबर 0 स्टोर करना है। तो 0 क्या है, डेसिमल में 0 है। तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो तो या 0 स्टोर करता है या 1 स्टोर करता है, ये डेसिमल में 0 है। तो अगर हम 0 हमको स्टोर करना है एक 8 बिट रजिस्टर में, तो सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बीच में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, इसका लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में नंबर सिस्टम्स वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो उस लिंक पे जा करके आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज किसी भी और सोर्स से आपको ये जरूर जानना है कि डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज यू विल स्ट्रगल throughout this course, you will struggle throughout any other course which is related to digital electronics, microcontroller, microprocessor or any programming language where logical functions are involved. So data in binary, तो हमने इस 0 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये डेसिमल में था, तो ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई और ये D7 हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया। तो अब हम इसको ऐसे, अगर इसी को हम हेक्साडेसिमल में लिखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 के, ये 8 बिट है तो इसको 4 के 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा और फिर दोनों का अलग अलग कन्वर्जन करना पड़ेगा और हमारा ये आ जाएगा 00H। तो हम 0 को चाहे डेसिमल में लिखेंगे तो इस तरीके से, बाइनरी में लिखेंगे तो इस तरीके से, और हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 00H। तो 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में हमने 3 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हमने देख लिया, डेसिमल में, बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में। क्योंकि हमारा जो भी डिजिटल सर्किट है वो या तो 0 की भाषा सुनता है या 1 की भाषा सुनता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 से, ये 0 डेसिमल में है, 0 से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके और बाइनरी को इसमें स्टोर करना पड़ेगा। तो कैसे स्टोर करेंगे, यहाँ पर 0 स्टोर कर दिया, फिर नेक्स्ट पे 0 स्टोर कर दिया,
फिर 0 स्टोर कर दिया। ये पूरी जो बाइनरी नंबर्स है, डेटा बाइनरी फॉर्मेट में है, इसको बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कर दिया और ये हमारी MSB हो गई। अच्छा, अब इस 8 बिट रजिस्टर में मैक्सिमम हम कितनी कौन सा नंबर स्टोर कर सकते हैं? 8 बिट है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि इन सारे फ्लिप फ्लॉप्स में 1 स्टोर हो जाए। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हम? सब में 1 स्टोर कर सकते हैं। अगर इस ये बाइनरी में है तो इसका मतलब अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 127। देखते हैं। तो एक नंबर है 127, 127। अब इसको हमको स्टोर करना है 8 बिट रजिस्टर में। कैसे स्टोर करेंगे? इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 11111। बाइनरी में कन्वर्ट किया सो D0 to D7 हो गया। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो 4 4 में बांट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा FFH। सो डेटा इन हेक्साडेसिमल हो गया FFH। अब इसको हम बाइनरी जो डेटा है इसको हम स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई। फिर नेक्स्ट में 1 स्टोर कर दिए, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और लास्ट में फिर 1 हमने स्टोर कर दिया और ये हमारी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB। तो हमने एक नंबर 127 जो है उसको हमने कैसे स्टोर किया एक 8 बिट रजिस्टर में? इस तरीके से कि सारे इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया और सारी बिट्स को, जितनी भी बिट्स थी उसको 8 बिट रजिस्टर में स्टोर कर दिया। अब एक रैंडम नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज मैंने 86 ले लिया। अब इस 86 को एक 8 बिट रजिस्टर में स्टोर करना है तो क्या करेंगे? सिंपली 86 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टेड इन बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट करके देखिएगा यही आएगा। तो D0 से D7 तक हो गया। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? 4 4 में डिवाइड कर देंगे और निकालेंगे तो 56H आएगा। इन 4 डिजिट को अलग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, इन 4 डिजिट्स को अलग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, दोनों को मिला दिया तो हमें बना 56H। ये हेक्साडेसिमल में डेटा कन्वर्ट हो गया। अब हम जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी में डेटा है, उसको हम स्टोर कर देंगे। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई। 1 स्टोर किया, फिर 1 स्टोर किया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ये हो गई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो हमने एक डेटा 0101 0110 को एक 8 बिट रजिस्टर में स्टोर कर लिया। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि 8 बिट रजिस्टर में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है? 127। और एक रैंडम नंबर क्या स्टोर हो सकता है? कुछ भी। और वो कैसे स्टोर होगा वो हमने अभी तक कंक्लूड किया, अभी तक देखा। तो अभी तक हमने देखा 8 बिट रजिस्टर, और उस 8 बिट रजिस्टर में हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं वो देखा। अभी तक हम समझ गए कि 8 बिट डेटा को एक 8 बिट रजिस्टर में कैसे स्टोर करते हैं। अब हम सपोज कि कई 8 बिट डेटा स्टोर करने के लिए 8 बिट रजिस्टर्स ले लेते हैं। हमने यहाँ पे सपोज 8 8 बिट रजिस्टर्स ले लिए। तो ये 8 अलग अलग रजिस्टर्स हैं जिसका नंबरिंग हम 0 1 2 3 4 5 6 7 सीरियल नंबर हम डाल सकते हैं। तो ये वाले रजिस्टर का सीरियल नंबर है 0। ये टोटल 8 रजिस्टर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। 8 रजिस्टर हैं। सीरियल नंबर हम 0 से लेके 7 तक कर रहे हैं। तो सीरियल नंबर हो गया 0 to 7 डेसिमल में। तो हर एक रजिस्टर 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। यहाँ पर इस रजिस्टर में 8 बिट डेटा स्टोर हो सकता है क्योंकि हर एक ब्लॉक एक फ्लिप फ्लॉप को दर्शा रहा है और हर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ 1 बिट, यहाँ 1 बिट, यहाँ 1 बिट, यहाँ 1 बिट, तो ऐसे 1 बिट स्टोर हो गई यहाँ पर। तो 8 बिट स्टोर हो सकती है एक रजिस्टर में। तो टोटल हर रजिस्टर में अगर हम टोटल ऐड कर दें तो आ जाएगा 64 बिट। तो 64 बिट डेटा जो है इस डिवाइस में स्टोर हो सकता है। इसका मतलब ये मेमोरी डिवाइस जो है इसमें 64 बिट डेटा इस चिप में
64 बिट डेटा स्टोर हो सकता है, 8 बाइट डेटा स्टोर हो सकता है। अब जो हमने सीरियल नंबर दिया है यहाँ पर, सीरियल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सपोज 0 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, 0 को बाइनरी में हम लिखेंगे 000, 1 को 001, 2 को 010, 3 को 011, 4 को 100, 5 को 101, 6 को 110, 7 को 111। तो ये हमने स्टोर कर लिया। ये इधर जो ये है, ये हमारी डेटा लाइंस हैं। तो इन डेटा लाइंस को हमने किस लिए यूज करना है, इन डेटा लाइंस के थ्रू हम डेटा ट्रांसफर करेंगे। और ये सब जो दिख रहा है हमको यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये है एड्रेस। तो ये एड्रेस है, मीन्स अगर हम कहें कि इस वाले रजिस्टर का, ये जो रजिस्टर है, जो ये वाला रजिस्टर है, इस रजिस्टर का, ये जो रजिस्टर दिख रहा है, इस रजिस्टर का एड्रेस क्या है, तो इस रजिस्टर का एड्रेस है, डेसिमल में कहें तो 4 है, और बाइनरी में कहें तो 100 है। अगर हम कहें कि इस वाले का रजिस्टर, इस वाला जो रजिस्टर है, इसका एड्रेस क्या है, तो इसका रजिस्टर है, इसका एड्रेस है 6, और बाइनरी में कहें तो 110। तो ये इसकी लोकेशन है, एड्रेस मीन्स लोकेशन। तो सपोज कि एक डेटा है 86 डेसिमल में, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0101 और 0110। तो इस डेटा को हमको इसमें, इसके किसी रजिस्टर में स्टोर करना है। तो हम यहाँ पर डेटा लाइंस पे डेटा लिख देंगे और फिर हम इसको स्टोर कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 5वें सीरियल नंबर के रजिस्टर में 8 बिट डेटा को स्टोर कर दिया। तो ये जो हमें दिख रही हैं, ये सब डेटा लाइंस हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि डिकोडर क्या है, क्योंकि डिकोडर हमारे लिए जानना जरूरी है। अगर हम डिकोडर नहीं जानेंगे तो हम आगे की फंक्शनिंग समझ नहीं पाएंगे। तो डिकोडर इजी है, बहुत इजी है। डिकोडर में दो इनपुट लाइन है, जो है S0 और S1। यहाँ पर ये इनेबल लाइन है और यहाँ पर ये आउटपुट लाइन है। तो फंक्शनिंग क्या है, ये है 2 to 4। क्यों, क्योंकि इनपुट पे 2 लाइन है, इनपुट साइड में 2 लाइन है और आउटपुट में 4 लाइन है, इसलिए इसको कहते हैं 2 to 4। डिकोडर क्या करता है, डिकोडर की ये ट्रुथ टेबल है कि जब S0 S1 इनपुट जो है दोनों 0 होंगे तो D0 1 होगा, जब S0 S1 0 1 होंगे तो D0 1 होगा। अगर S0 S1 1 0 है सो D0 यहाँ पर सॉरी, ये जो आपका D2 है वो यहाँ पर 1 होगा, और जब ये 1 1 है तो यहाँ पर जो D3 है वो 1 होगा। तो ये बेसिकली इसमें डिकोडर का फंक्शनिंग है। देखते हैं कैसे। तो अभी E0 है, E इनेबल कब होगा, जब E 1 होगा। E को हमने 1 कर दिया, ये इनेबल है, और इनपुट पर हमने दिया 0 0। तो जैसे ही इनपुट पर 0 0 है, हमारा D0 जो पिन है, आउटपुट पिन है, वो एक्टिव हो गया, मतलब यहाँ पर 1 आ गया। एक्टिव का मतलब यहाँ पर 1 आ गया। फिर जैसे ही हम 0 1 देंगे, जैसे हम 0 1 देंगे, देखते हैं क्या होता है। 0 1 दिया तो हमारा जो D1 है ये 1 हो गया, D1 पिन एक्टिव हो गया। फिर जैसे ही हम 1 0 देंगे, हमने यहाँ पर 1 0 दिया, वैसे ही D2 पिन एक्टिव हो गया। उसी तरह जब हमने 1 1 दिया तो हमारा D3 एक्टिव हो गया। ये 2 into 4 डिकोडर का फंक्शनिंग है। जैसे 2 to 4 डिकोडर है, वैसे ही 3 to 8 डिकोडर भी है। तो 3 to 8 डिकोडर में क्या होगा, 3 इनपुट होंगे, और 3 इनपुट होंगे तो 8 आउटपुट होंगे। और ये जो D0 दिख रहा है, ये बेसिकली मिन टर्म ही है। बेसिकली ABC का जो मिन टर्म है, देखते हैं कैसे। तो A B C जब तीनों 0 होगा
तो D0 क्या होगा, 1 होगा। फिर जब A B C 0 0 1 है मीन्स A0 मीन्स A बार, B0 मीन्स B बार, C1 मीन्स C। सो A बार B बार C जब ये है तो यहाँ पर D1 होगा, तो D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बार B बार C। ऐसे ही दिख रहा है आपको, जब ये सपोज 1 1 1 है तो हमारा D7 क्या होगा, 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेगा। इक्वेशन अगर निकालें तो कैसा आएगा, D0 इक्वल टू A बार B बार C बार। क्यों, क्योंकि D0 वाले कॉलम में केवल यहाँ पर 1 है और बाकी सब 0 है। तो यहाँ पर D केवल D0 1 है, तो हमारा हो गया A B C। तो A बार B बार C बार हुआ तो D0 1। इसी तरह A बार B बार C अगर हुआ तो D1 1 हो जाएगा। तो D1 हो जाएगा क्या, A बार B बार C। फिर D2 क्या हो जाएगा, ये D2 वाले कॉलम में केवल ये 1 है, तो यहाँ पर क्या है, A बार B C बार। तो यहाँ पर D2 हो जाएगा A बार B C बार। सिमिलरली हम सारे इक्वेशंस निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं 3x8 डिकोडर पे। तो 3x8 डिकोडर कैसे काम करेगा, जब यहाँ पर 0 0 0 होगा तो ये वाला जो मिन टर्म है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म A बार B बार C बार है, ये 1 हो जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इनेबल को 1 किया, यहाँ पर 0 0 0 दिया, तो D0 क्या हो गया, ये वाली लाइन एक्टिव हो गई। इसका मतलब है इस लाइन पर यहाँ पर 1 आ गया, इस लाइन पर 1 आ गया और ये लाइन ऑन हो गई, ये लाइन एक्टिव हो गई। जब 0 0 1 दिया तो हमारी ये वाली लाइन एक्टिव हो गई, मतलब अब यहाँ पर 1 आ गया। 0 1 0 दिया तो तीसरी लाइन एक्टिव हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 आ गया। फिर सिमिलरली 0 1 1 किया तो D3 एक्टिव हो गई, 1 0 0 किया तो D4 एक्टिव हो गई, 1 0 1 किया तो D5 एक्टिव हो गई, 1 1 0 किया तो D6 एक्टिव हो गई और 1 1 1 किया तो D7 एक्टिव हो गई। तो हमारी ये वाली लाइन एक्टिव हो गई, मतलब यहाँ पर इस लाइन पर 1 आ गया। तो ये हमारा सिंपली 3x8 डिकोडर है। अब हम वापस जो हमने 8 बाइट मेमोरी डिस्कस की थी उस पे जाते हैं। मीन्स 64 बिट हमने डिस्कस की थी मेमोरी, तो उस पे जाते हैं। तो उस पे क्या हुआ कि सपोज कि इसके जो लाइंस हैं इसमें हम एक 3x8 डिकोडर जोड़ देते हैं इस तरीके से। अभी क्या होगा, ये हमारी डेटा लाइंस है। अब हमको कोई डेटा किसी लोकेशन पर भेजना है, ठीक। तो हमको बेसिकली क्या दिया गया है, अगर हमको कहीं डेटा भेजना है तो हमको दो चीज पता होनी चाहिए। पहला कि डेटा क्या है, दूसरा डेटा जहां भेजना है उसका लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो हमको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम कहीं चिट्ठी भेजते हैं या सपोज हम मोबाइल से किसी को मैसेज भेजते हैं, तो हमको दो चीज पता होनी चाहिए। पहला कि हम मैसेज क्या भेज रहे हैं, दूसरा किस नंबर पे भेजना है। नंबर उस फोन का एक तरीके का एड्रेस है, लोकेशन है कि हमको इस नंबर पे ये मैसेज भेजना है। तो हमको दो चीज पता होनी चाहिए। उसी तरीके से मेमोरी में जब हम कोई डेटा भेज रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि उस डेटा के किस लोकेशन, उस मेमोरी के किस लोकेशन पे हमको डेटा भेजना है। इस मेमोरी में यहाँ पर ये हमको एक मेमोरी मिली हुई है, तो इस मेमोरी के किस लोकेशन में हमको डेटा भेजना है। उस लोकेशन के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो लोकेशन को ढूंढेंगे कैसे, उस लोकेशन तक पहुंचेंगे कैसे। उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे वो हम इस
इस फिगर में समझेंगे। इसमें क्या है कि जो भी एड्रेस हमको दिया है वो एड्रेस हमको सिंपली इन 3 लाइन पर डाल देना है, क्योंकि ये 8 बाइट मेमोरी है तो इसमें मैक्सिमम 8 रजिस्टर्स होंगे। तो 8 रजिस्टर्स के लिए 3x8 डिकोडर सफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी एड्रेस दिया हुआ है वो A0, A1, A2, क्योंकि एड्रेस भी हमको बाइनरी लैंग्वेज में ही दिया होगा और डेटा भी हमें बाइनरी फॉर्मेट में ही दिया होगा। नहीं दिया होगा तो हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो मशीन है, कंप्यूटर है, डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल सर्किट्स हैं, वो केवल 0 और 1 की भाषा समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझते। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू हम समझते हैं, ये हमारी भाषा है। लेकिन कंप्यूटर की भाषा 0 1 की ही भाषा है, बाइनरी ही भाषा है और कोई भाषा नहीं है। कंप्यूटर या मशीन केवल बाइनरी समझती है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं समझती है। तो हमको क्या करना है? फाइनली हमको जो एड्रेस दिया हुआ है वो हम एड्रेस लाइंस पर डाल देंगे और जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा लाइंस पर डाल देंगे और अपने आप डेटा जिस एड्रेस पर पहुंचना है वहां पर पहुंच जाएगा। सपोज कि हमारा डेटा है 86, DEC मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 86 डेसिमल नंबर सिस्टम में मतलब 86 एक नंबर है जिसको हमको इस मेमोरी में स्टोर करना है। 86 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 0101 0110 बाइनरी में ये डेटा है। तो इस डेटा को हमको स्टोर करना है, तो हम डेटा को क्या करेंगे? डेटा लाइंस पर डाल देंगे, क्योंकि डेटा लाइन के माध्यम से ही हम डेटा को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये डेटा लाइन है हमारी, इस पे हमने डाल दिया 0101 0110। और एड्रेस लाइन्स हमारी क्या है? ये है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, A0, A1, A2 वाली लाइन जो है ये हमारी एड्रेस लाइन है। सपोज कि हमको 100 लोकेशन पर डेटा डालना है। 100 इसमें कहाँ दिख रहा है आपको? 100 अगर आप देखें तो ये है 100, ये वाला लोकेशन है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले रजिस्टर में हमको डेटा भेजना है। मेमोरी के 100 लोकेशन पर हमको डेटा को ट्रांसफर करना है, डेटा को भेजना है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 100 है, यहाँ पर ये लाइन एक्टिव होगी तब ये रजिस्टर डिटेक्ट होगा, ये रजिस्टर जो है वो नजर में आएगा। कैसे? 3x8 डिकोडर में हम जानते हैं कि यहाँ पर अभी हमने पीछे देखा कि जो डेटा डालेंगे उस हिसाब से वो लाइन एक्टिव होगी। तो यहाँ पर अगर हम डाल देंगे 100 तो ये वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी और ये वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी तो ये रजिस्टर एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं 100। हमने यहाँ पर 100 डाल दिया, पड़ गया 100 यहाँ पर। अब जैसे ही 100 पड़ेगा क्या होगा? उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट लाइन है वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव हो गई तो वो जो रजिस्टर है वो दिख जाएगा हमको, लोकेट हो गया रजिस्टर। तो अभी क्या हुआ कि एड्रेस डालते ही वो रजिस्टर जो था वो हमें लोकेट हो गया, दिख गया। और अब हम क्या करेंगे? सिंपली डेटा को इस एड्रेस पर ट्रांसफर कर देंगे। अब ये डेटा हमारा 100 पर हो गया। पहले हमने क्या किया? जो एड्रेस दिया था उसको एड्रेस लाइंस पर डाल दिया डिकोडर की इनपुट लाइन पर, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लाइन एक्टिव हो गई, उस पर 1 आ गया। जैसे ही वो एक्टिव हुई वो रजिस्टर जो था वो डिटेक्ट हो गया, लोकेट हो गया, वो रजिस्टर एक्टिव हो गया। उस रजिस्टर में हमने क्या किया? यहाँ से डेटा लाइन से डेटा को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आप जब तक रजिस्टर में राइट सिग्नल नहीं भेजेंगे तब तक उसमें राइट नहीं कर सकते। तो राइट कब कर पाएंगे? जब इस रजिस्टर को आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के लिए इस लाइन पे 1 होना चाहिए। 1 कहाँ से आएगा? इस डिकोडर से। डिकोडर से 1 कैसे आएगा? जब इनपुट पर हम देंगे, इनपुट पर क्या देंगे? एड्रेस दे देंगे। तो यही एड्रेस हो गया जिसको हमने यहाँ पर दिया और हमारा डेटा इस मेमोरी में
इस रजिस्टर में ट्रांसफर हो गया। तो जो ये तीनों लाइन है, अगर इन तीनों लाइन को मिलाएं तो ये कहलाएंगी एड्रेस बस, ये डेटा बस है। अगर इसको मिलाएंगे तो ये कहलाएगी, इन सारी लाइन का कलेक्शन कहलाएगा डेटा बस, ये तीनों लाइन का कलेक्शन कहलाएगा एड्रेस बस, और यहाँ तो स्टोरेज हो ही रहा है। ये एक डेमो है एक तरीके से 8 बाइट मेमोरी का। अब ये काम करता कौन है, कौन एड्रेस भेजता है, कौन डेटा भेजता है? बेसिकली हम तो यूजर हैं, हम प्रोग्राम में लिख देते हैं कि भैया यहाँ पर ये डेटा भेजना है, इस लोकेशन पर भेजना है, ये हम प्रोग्राम के जरिए बता देते हैं। लेकिन सर्किट के अंदर कौन बॉस है, कौन वो सारा काम करवाएगा? सर्किट के अंदर सारा काम कौन करवाएगा? माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सारा काम कौन करवाएगा? सीपीयू करवाएगा। सीपीयू इज द बॉस, सीपीयू इज द ब्रेन, सीपीयू इज द प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमने प्रोग्राम लिख दिया और प्रोग्राम लिख करके सीपीयू को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि मेमोरी के पर्टिकुलर इस लोकेशन में आप जो है ये डेटा को भेज दो। सपोज हमारा डेटा है 8601010110 डेटा है। तो सिंपली हमने क्या बताया था, जिस लोकेशन पर भेजना है तो हमको भेजना है 100 पे। तो 100 सीपीयू क्या करेगा, 100 को एड्रेस लाइंस पर डालेगा और तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट लाइन होगी वो 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद वो रजिस्टर एक्टिव हो जाएगा, इनेबल्ड हो जाएगा। फिर डेटा लाइन पर डेटा डालेगा और ये डेटा इसमें चला जाएगा। तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है सीपीयू। और सीपीयू कैसे कर रहा है? प्रोग्राम पढ़ पढ़ के। प्रोग्राम कौन लिख के दे रहा है? हम लिख के दे रहे हैं। तो हम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में एक प्रोग्राम लिखेंगे, माइक्रो कंट्रोलर की रोम मेमोरी में एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेगा, सीपीयू पढ़ेगा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, और सीपीयू पढ़ करके ये जानेगा कि हमको इस एड्रेस पे ये डेटा भेजना है। तो सिंपली क्या करेगा, एड्रेस को एड्रेस लाइंस पर डालेगा, डेटा को जब एड्रेस डिटेक्ट हो जाएगा फिर डेटा को डेटा लाइंस पर डालेगा और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो समझदार लोग हैं, जो समझदार मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि ये दोनों काम एक साथ नहीं होते। डेटा लाइंस पे डेटा और एड्रेस लाइंस पे एड्रेस एक साथ नहीं पढ़ते। पहले क्या करता है, पहले एड्रेस लाइंस पे एड्रेस पढ़ता है, क्योंकि पहले हमको एड्रेस ढूंढना होता है। जब एड्रेस लाइंस पर एड्रेस पढ़ जाता है, एड्रेस ढूंढ लेता है सीपीयू, जब मिल जाता है तो इन एड्रेस लाइंस का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि हम रजिस्टर पर पहुंच गए। जब रजिस्टर पर हम एक बार पहुंच गए तो हमको अब एड्रेस लाइंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा लाइंस पर डेटा डालते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो हम अलग अलग अगर लाइंस लें तो 3 लाइन यहाँ जरूरत पड़ेगी, 8 लाइंस यहाँ जरूरत पड़ेगी, 8 वायर्स यहाँ जरूरत पड़ेंगे, 3 वायर यहाँ जरूरत पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर की कॉस्ट बढ़ा देगा, सर्किट में ज़्यादा वायर कर देगा। तो ज़्यादा वायर होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वायर से कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। तो सिंपली वो क्या करता है कि इन 3 एड्रेस लाइन को, इन्हीं डेटा लाइंस में से किन्हीं 3 लाइन को वो डुअल पर्पज के लिए यूज कर लेगा। कैसे कि पहले वो उन 3 लाइंस को एड्रेस की तरह यूज करेगा और केवल उन 3 लाइन से एड्रेस भेज करके डिटेक्ट कर लेगा मेमोरी में। उसके बाद जब तीनों से एड्रेस डिटेक्ट हो गया तो वो तीनों लाइन खाली हो जाएगी। जब वो तीनों लाइन खाली हो जाएगी तो क्या होगा कि उसी को वो क्या करेगा, डेटा लाइन की तरह यूज कर लेगा। जैसे कि सपोज कि अगर वो इन्हीं डेटा लाइंस में से इसको A0 मान ले, इसको A1 मान ले और इसको A2 मान ले, तो ये 3 लाइन उसकी हो गई। तो इन 3 लाइन को वो 2 पर्पज से यूज कर सकता है, एड्रेस से भी और डेटा लाइन से भी। तो वो क्या करेगा कि पहले इन 3 लाइन पे डेटा भेजेगा, जो एड्रेस था, एड्रेस था इसका 100, तो पहले इन 3 लाइन पे 100 भेज देगा। जब 100 भेज देगा रजिस्टर डिटेक्ट हो जाएगा। जब रजिस्टर डिटेक्ट हो गया
तो अब ये तीनों लाइन ही क्या हो जाएगी, डेटा लाइन। रजिस्टर डिटेक्ट हो गया, अब एड्रेस लाइन की जरूरत खत्म हो गई, तो अब यही तीनों लाइन क्या होगी, डेटा लाइन बन जाएगी। और बाकी की लाइन तो है ही है, D3, D4, D5, D6, D7, तो ये बाकी लाइन तो है ही है। तो ये तीन लाइन जो है वो उसने डुअल पर्पज यूज कर ली। एड्रेस के लिए पहले यूज की, जब एड्रेस का काम खत्म हो गया तो डेटा के लिए यूज की। तो बाकी सारी लाइन तो डेटा लाइन होगी, डी होगी, लेकिन ये तीन लाइन क्या होगी, एडी होगी। एडी मीन्स एड्रेस की तरह भी काम करेगी, डेटा की तरह भी काम करेगी। एड्रेस की तरह भी काम करेगी, डेटा की तरह काम करेगी, एड्रेस तरह काम करेगी और डेटा की तरह काम करेगी। ये तीन लाइन डुअल पर्पस के लिए, पहले एड्रेस के लिए काम करेगी, जब एड्रेस का काम खत्म हो जाएगा तो फिर वही तीन लाइन डेटा की तरह काम करेगी, डेटा लाइन की तरह काम करेगी। तो इनको हम कहते हैं एडी लाइंस। एडी जहां भी लिखा होगा मीन्स वो डुअल पर्पज के लिए यूज हो रही, ए फॉर एड्रेस, डी फॉर डेटा। सो हमने देख लिया कि एड्रेस बस कैसी है और डेटा बस कैसी है। अब जो डेटा लाइंस है, तो एड्रेस लाइंस को हमने मिला दिया, तो अगर एक साथ कर दें तो वो एड्रेस बस कहलाती है, डेटा लाइंस को एक साथ कर दें तो वो डेटा बस कहलाती है। और ये मेमोरी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, तो ये हमारी हो गई मेमोरी। और ये मेमोरी कितनी हो गई, 8 बाइट मेमोरी है, मतलब 64 बिट्स डेटा को ये मेमोरी स्टोर कर सकती है। तो मेमोरी के अंदर क्या क्या हो गया वो आपने देख लिया, एक 3x8 डिकोडर हो गया अगर 8 बाइट है तो, है ना। और इसके अंदर मेमोरी है, तो मेमोरी का सर्किट का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, डेटा बस देख ली, एड्रेस बस देख ली, और ये भी बता दिया कि कैसे कुछ लाइंस एड्रेस और डेटा दोनों बस की तरह काम करती हैं। तो हमने देखा कि कैसे डेटा लाइंस काम करती है, कैसे एड्रेस लाइन काम करती है ना। तो यहाँ पर हमारी एड्रेस लाइंस है, ये हमारी डेटा लाइन है, और ये हमारी एक मेमोरी है जो 64 बिट या 8 बाइट डेटा को स्टोर कर सकती है। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है वो सब हमने बता दिया। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी मेमोरी होगी और उसमें डेटा लाइंस होंगी और एड्रेस लाइंस होंगी, जिसके थ्रू हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी के किसी भी रजिस्टर में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो एड्रेस लाइंस, डेटा लाइंस और मेमोरी, तो मेमोरी कैसे काम करती, मेमोरी का क्या पिन डायग्राम है, मेमोरी कैसी दिखती होगी, वो आप इस फिगर से इमेजिन कर सकते हैं। मेरी आशा है कि आप सब अपनी इमेजिनेशन करने की क्षमता को, अपने इमेजिन करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। तो अभी अगर हम, जैसे अभी हमने 8 बाइट मेमोरी देखी थी, अब हम दो 8 बाइट मेमोरी ले लें, तो टोटल कितने हो गए, ये 16 रजिस्टर्स हो गए, और हर एक रजिस्टर क्या है, 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। तो अगर हम इसको सीरियल नंबर करें तो हमारा, और इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इस तरीके से हमारे सीरियल नंबर हैं। तो ये हमारा जीरोथ रजिस्टर है अगर सीरियल नंबर ले, क्योंकि हमारे टोटल रजिस्टर है 16 अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और सीरियल नंबर हम डाल रहे हैं 0 से 15 तक। तो ये वाले रजिस्टर का एड्रेस जो है वो है 0, ये वाले रजिस्टर का एड्रेस है 1, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1। 3 को अगर हम बाइनरी में करें तो क्या आ रहा है, 0 0 1 1। सिमिलरली 15 को अगर हम बाइनरी में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 1 1 1। अब हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर दें अगर, तो हेक्साडेसिमल में हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, 0 को अगर हम हेक्साडेसिमल में करें तो 0h, 1 को करें तो 1h, इसी तरीके से
1010 को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 10H, 1011 करेंगे तो क्या आएगा 11H, 1100 करेंगे तो आएगा 12H, 1101 करेंगे तो आएगा 13H। H मीन्स हेक्साडेसिमल, B मीन्स बाइनरी, B मीन्स यहाँ जो B लिखा हुआ है ये बाइनरी है, H लिखा हुआ है ये हेक्साडेसिमल है। हर एक रजिस्टर 8 बिट डेटा स्टोर कर सकता है, मतलब 1 बाइट। सो ये टोटल हमारा क्या हो गया, टोटल हमारा ये 128 बिट डेटा या कह सकते हैं 16 बाइट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब हमारा 16 है, तो अगर 16 है तो हमको कितना डिकोडर 16 लाइन को अलग अलग इंडिकेट करना पड़ेगा। तो 16 लाइन को इंडिकेट करने के लिए हमको 4x6 डिकोडर चाहिए होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं तो हमारे यहाँ पर 16 अलग अलग मिन टर्म होंगे और हर एक मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग एक लाइन हो सकती है। क्योंकि अगर हमारे सपोज अगर हमारे पास केवल 2 वेरिएबल होते, 2 वेरिएबल मतलब सपोज हमारे पास 0 और 1 हो, तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके। अगर 2 वेरिएबल हैं हमारे पास a और b, तो हम क्या कर सकते हैं, तो दोनों 0 रख सकते हैं, 0 1 या 1 0 या 1 1। केवल 4 पॉसिबल मिन टर्म हो सकते हैं, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 3 होगा तो हमारे 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर 3 वेरिएबल होते तो आउटपुट कितना होता डिकोडर का 2 की पावर 3 मतलब 8, क्योंकि हम 8 अलग अलग मिन टर्म्स बना सकते थे 3 वेरिएबल से। जैसे 3 वेरिएबल होते ए बी सी, तो क्या हो सकता है, तीनों को 0 कर दें, 0 0 1 कर दें, 0 1 0 कर दें, 0 1 1 कर दें, और 1 0 0 कर दें, 1 0 1 कर दें, 1 1 0 कर दें, 1 1 1 कर दें। यही 8 कॉम्बिनेशन हो सकते थे, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। बाकी सारी वैल्यूज इसमें कवर हो गई है। तो 3 वेरिएबल से हम मैक्सिमम 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 8 का मतलब अगर 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन इधर होगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अभी हमारा क्या है, अभी यहाँ पर हमारे 4 वेरिएबल है, 4 लाइन है, तो 4 का मतलब ये 4 है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो लाइन की संख्या आउटपुट पर हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर 4 मतलब 16। अगर यहाँ पर 5 होता तो ये संख्या कितनी हो जाती, ये हो जाती 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 मतलब 32। तो अगर यहाँ पर 32 रजिस्टर्स होते तो हमको कितना कौन सा डिकोडर लगता, तब हमको लगता 5x32 डिकोडर, क्योंकि हमको आउटपुट पर 32 चाहिए। अब अगर यहाँ 64 होता तो हमको यहाँ चाहिए होती 6, क्योंकि 2 की पावर 6 क्या होती आपका 64 होती। अगर सपोज कि हमारे 8 वेरिएबल होते मतलब 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 कितना होता, 2 टू द पावर 8 होता हमारा 128। तो 100 अगर हमारा यहाँ पर 8 होता तो 2 टू द पावर 8 होता, सो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो 256 तरह की लाइन होती अगर यहाँ पर 8 एड्रेस लाइन्स होती तो, क्योंकि ये 2 की पावर 8 निकालते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर 4x16 डिकोडर है, तो यहाँ पर हमारे 4 वेरिएबल हैं और यहाँ पर हमारे 16 अलग अलग रजिस्टर्स हैं। तो ये भी सिमिलरली जैसे उसका ऑपरेशन था वैसे इसका होगा, और ये हमारी मेमोरी कितनी हो गई 128 बिट को स्टोर कर सकती है, या कह सकते हैं 16 बाइट को स्टोर कर सकती है, क्योंकि 16 अलग अलग रजिस्टर्स हैं और हर एक रजिस्टर 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। तो ये मेमोरी हो गई हमारी 16 बाइट की। अब उसी तरह और एक्सटेंड करें मेमोरी को, ये हो गई हमारी 8 8 16, 16 8 24, 24 8 32। तो अब ये कितने रजिस्टर्स हो गए टोटल, ये टोटल हो गए 32 रजिस्टर, 32 रजिस्टर्स।
तो 32 रजिस्टर्स हैं, इसको सीरियल नंबर कर दें, इसमें डाल दें। तो अब हर एक रजिस्टर क्या है, 8 बिट डेटा स्टोर कर सकता है, और टोटल कितने 32 रजिस्टर हैं। तो कितना आ जाएगा 256 बिट या 32 बाइट। तो टोटल 32 बाइट्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। सो नेक्स्ट करें तो हम सीरियल नंबर डाल के देखते हैं। सीरियल नंबर डाला तो 0 1 2 3 4 5, क्योंकि टोटल हमारे 32 रजिस्टर्स हैं। तो सीरियल नंबर डाला 0 से लेके 31 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अगर हम यहाँ से काउंट करें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। सो टोटल 32 रजिस्टर हैं, 32 है जिसका सीरियल नंबर हमने 0 से लेके 31 तक डाला है। अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर दें तो सपोज अगर हम 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 0 0 0 1 और 0 0 1 1। तो इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये इस तरीके से हमारे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम सीरियल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हेक्साडेसिमल। बाइनरी में इसलिए जरूरी है क्योंकि एड्रेस बस केवल बाइनरी डेटा ही लेगी, मशीन हमारी बाइनरी डेटा को ही समझेगी। तो हमें अगर 32 रजिस्टर्स को हैंडल करना है तो हमको क्या चाहिए होगा 5x32 डिकोडर चाहिए होगा। इसका मतलब इन 32 रजिस्टर को अलग अलग इनेबल करने के लिए हमको 5x32 डिकोडर चाहिए होगा। 5 लाइन से हम इन 32 एड्रेस को 0 से लेके 31 तक इन 32 एड्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं इन 5 इनपुट लाइन से, क्योंकि हर इन लाइन पर जो भी वैल्यू डालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग लाइन यहाँ एक्टिव हो जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो रजिस्टर है वो भी एक्टिव हो जाएगा और हम डेटा लाइन से डेटा इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारी हो गई 256 बिट्स की मेमोरी, मींस टोटल 8 बिट्स एक रो में 8 बिट स्टोर हो सकती है, 32 रो है तो हमारी 256 बिट्स की मेमोरी हो गई है। सो बेसिकली ये हमारा मेमोरी का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको अगर हम 4 के हिस्सों में डिवाइड करें तो हमने सपोज पहले 8 रजिस्टर्स ले लिए, तो एड्रेस क्या होगा सीरियल हो गया 0 से 7 तक, बाइनरी हेक्साडेसिमल हो गया 0h से 7h तक, फिर 7 के बाद 8 से लेके 15 तक, और हेक्साडेसिमल में हो गया 8h से fh तक, फिर हम 16 से 23 तक, सो 10h से 17h तक, फिर जो रिमेनिंग बचे 8 उसके लिए ले लिया, और ये हो गए 24 से 31 तक, 18h से 1FH तक। तो अगर हम इस मेमोरी को 32 बाइट है, 32 बाइट को 4 हिस्सों में बांटें तो टोटल 32 रजिस्टर है, उसको 4 बराबर भागों में बांट लें तो एक भाग में 8 रजिस्टर्स आएंगे। तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया। 4 अलग अलग भागों में हमने इसको बांट लिया। तो इसका पहले भाग में R0, दूसरे रजिस्टर को हम कहें R1, तीसरे को कहें R2, चौथे में कहें R3, पांचवें में कहें R4, R5, R6, R7। तो पहला जो हमने बांटा भाग 0 से लेके 7 तक, उसके अंदर 8 रजिस्टर्स होंगे। 8 रजिस्टर को हमने अलग अलग नाम दे दिया, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। फिर इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉक में करें और इसको हम कह दें रजिस्टर बैंक 0। बैंक मतलब रजिस्टर्स का बैंक, मतलब जहां ढेर सारे रजिस्टर को हम एक्युमुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं 8 रजिस्टर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और इसको हम मिला करके कुल मिला के 8 रजिस्टर को मिला करके हम कह रहे हैं रजिस्टर बैंक 0। सिमिलरली फिर हम R0, R1, R2, R3
R4, R5, R6, R7 ले लें। तो ये हो गया इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट में सेकंड पार्ट में सेकंड जो दूसरा हिस्सा उसमें R0 से लेके R7 तक रजिस्टर ले लिया, इसको हम कहते हैं रजिस्टर बैंक 1। फिर हम इसी तरीके से R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 ये हो गया रजिस्टर बैंक 2। फिर R0 से लेकर के R7 तक, R0 से R7 तक ये हो गया हमारा चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट मेमोरी का 18H से लेके 1FH तक। तो अब हम देख रहे हैं कि हर पार्ट में R0 से लेके R7 तक रजिस्टर्स के नाम हमने डाल दिए। तो ये R1 इस R1 से अलग है, देख रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। ये R1 है रजिस्टर बैंक 0 का, नाम सेम है, R1 यहाँ भी R1 यहाँ भी है, लेकिन R1 यहाँ भी है R1 यहाँ भी है, लेकिन ये R1 रजिस्टर बैंक 0 का R1 है, इसका लोकेशन अलग होगा, इसका एड्रेस डिफरेंट होगा। इस R1 को जो ये रजिस्टर बैंक 1 में इसका लोकेशन अलग है, इसका लोकेशन है 8। इसमें जो R1 दिख रहा है वो रजिस्टर बैंक 2 का है, कहे इसको भी R1 ही रहे हैं, लेकिन इसका लोकेशन डिफरेंट है, इसका लोकेशन है 16। फिर इसका जो R1 है वो बाकी रजिस्टर बैंक से अलग है, लेकिन नाम R1 है, नाम सेम है, लेकिन है रजिस्टेंस अलग। तो इस R1 का जो एड्रेस है, लोकेशन है, वो है 24 या कह सकते हैं 18H। तो बेसिकली हमारे पास 4 रजिस्टर बैंक है, रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3, और सब में R1 से लेके R7 तक है, लेकिन सबके R1 से लेके R7 तक रजिस्टर्स के लोकेशंस अलग अलग हैं। हर बैंक में R1 होगा, हर बैंक में R2 होगा, लेकिन हर बैंक के R1 का लोकेशन अलग अलग है। पहले बैंक का R1 का लोकेशन 0 है, दूसरे बैंक के R1 का लोकेशन 8 है, तीसरे रजिस्टर बैंक 2 में जो R1 है उसका लोकेशन 16 है, रजिस्टर बैंक 3 में जो R1 है उसका लोकेशन 24 है। तो ये हमको दिमाग में रखना है कि नाम भले सेम हो, लेकिन ये जरूर जानना पड़ेगा कि वो R1 किस वाले रजिस्टर बैंक से बिलोंग करता है। जिस रजिस्टर बैंक से बिलोंग करेगा उसी हिसाब से उसका एड्रेस होगा, या जो एड्रेस होगा उसी से पता चलेगा कि ये किस रजिस्टर बैंक का R1 है। नाम सेम होने से केवल मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से भी है कि वो R1 किस रजिस्टर बैंक से बिलोंग कर रहा है और उसका लोकेशन उसी हिसाब से क्या है। सो अब सपोज एक नंबर है 127, डेसिमल में है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं वो एक बार हमने दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली 2 से भाग देंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये टेक्निक आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो डिजिटल लेक्चर सीरीज में है, लिंक नीचे दिया हुआ है नंबर सिस्टम्स में, आप उससे देख सकते हो। सो 127 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें कितना आएगा, 0 1 1 1 1 1 1 ये आएगा। इसको अगर हम 2 हिस्सों में तोड़ दें, 4 4 के, क्योंकि हमको अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो इसको 4 4 के उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसका भी लिंक वहीं दिया हुआ है, उसी से आपको देखना है, नीचे लिंक दिया हुआ है नंबर सिस्टम से कि कैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, करने का तरीका सिंपल है। कोई भी बाइनरी नंबर हो, आप राइट साइड से शुरू करिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से और 4 4 डिजिट पिक कर लीजिए, और फिर उन चारों डिजिट का अलग अलग हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर लीजिए। 3 4 का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आएगा f, और इस 3 का आएगा 7, तो 7f, तो 7f इक्वल टू ये हमारा हेक्साडेसिमल में हो गया। तो हम 127 को बाइनरी में लिखेंगे तो 0 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, और हेक्साडेसिमल लिखेंगे तो ये आएगा 7f। तो जो हमारी रैम होती है 8051 में, वो होती है टोटल 128 बाइट की। माइक्रो कंट्रोलर 8051 हम पढ़ रहे हैं, 8051 में जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम जो है वो 128 बाइट की होती है। इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर ये सारे लोकेशंस दिख रहे हैं आपको। तो इसको अगर हम बांटें तो जो हमारी 128 बाइट मेमोरी है वो इस तरीके से बटी होती है, 0 से लेके 7 तक को
0H से 7H तक को, इसको हम रजिस्टर बैंक 0 कहते हैं। और इसके अंदर वैसे ही R0, R1, R2 से लेके R7 तक रजिस्टर्स होते हैं। फिर दूसरा हिस्सा इसका होता है 8 से 15 तक या 8H से FH तक, इसको हम रजिस्टर बैंक 1 कहते हैं। और इसमें भी R1 से लेके R7 तक रजिस्टर्स होते हैं। फिर अब तीसरा हिस्सा हमारा 16 से 23 तक होता है, 16वें रजिस्टर से 23वें रजिस्टर तक। ये होता है 10H से 17H तक उसका एड्रेस हो गया हेक्सा में, इसको हम कहते हैं रजिस्टर बैंक 2। फिर तीसरा होता है 24 24वें रजिस्टर से लेके 31वें रजिस्टर तक, मतलब इसका लोकेशन होता है 18H से लेके 1FH तक, इसको हम कहते हैं रजिस्टर बैंक 3। फिर पांचवा हिस्सा होता है 42वें रजिस्टर से लेकर के 47वें रजिस्टर तक, 42वें लोकेशन से लेके 47वें लोकेशन तक। या हेक्साडेसिमल में कहें तो 20H से लेकर के 2FH तक के लोकेशन तक के लिए हमारा ये हमारी होती है बिट एड्रेसेबल रैम होती है। और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए रजिस्टर्स होते हैं, मतलब 48 से लेके 127 तक जो भी रजिस्टर्स हैं, 148 से लेके 127 तक जो भी मेमोरी का स्ट्रक्चर है, जो भी रिमेनिंग लोकेशंस हैं 48वें रजिस्टर से लेके 147वें तक, या 30H से कह लें 7FH तक से, क्योंकि ये सीरियल होगा 0 से लेकर के 127। तो 127 को अगर हम हेक्सा में कन्वर्ट करें तो कितना आ रहा है 7FH। तो अगर हेक्सा में कहें तो 0H से लेके मेमोरी 7FH तक गई है, या 0 से लेके सीरियल 127 तक, क्योंकि हमारी क्या है मेमोरी 128 बाइट है, तो हर एक रजिस्टर 1 बाइट स्टोर करेगा। हमको टोटल चाहिए 128 रजिस्टर्स, और उनको सीरियल डालेंगे तो क्या आएगा 0 से लेके 127। सो 30H से 7FH तक जो हमारा ये हिस्सा है, यह है स्क्रैच पैड रैम। तो मेमोरी हमारी जो रैम है वो इस तरीके से विभिन्न हिस्सों में विभाजित होती, विभिन्न हिस्सों में डिवाइडेड होती है। अब सपोज एक नंबर है 4096 डेसिमल में है, और हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। सो सेम मेथड, जो बाइनरी में कन्वर्ट करने का 2 से भाग देंगे, फिर 2047 आएगा, और जो बचेगा रिमाइंडर वो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा, और ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाएंगे, और फिर इसको नीचे से ऊपर तरफ करके लिख देंगे। सो ये भी हमारा डिजिटल लेक्चर सीरीज में दिया हुआ है, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो ये बाइनरी में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाइनरी में हम 4096 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 4 के हिस्से में इसको बांट लेंगे, तो ये आ जाएगा FFF हेक्साडेसिमल। तो 4096 का अगर हम 4096 डेसिमल नंबर है तो इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो आएगा FFFH। तो FFFH हो गया हमारा, ये हमारा हेक्साडेसिमल में हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं। तो हमारी जो रोम होती है 89C51 में, वो हमें पता है कि 4 किलोबाइट होती है। 4 किलोबाइट मतलब 4 इंटू 1024 बाइट्स, क्योंकि 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स। तो 4 इंटू 1024 बाइट्स टोटल हो गई 4096 बाइट्स। तो रोम हमारी हो गई 4 KB। तो ये कैसी होगी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होंगे इस तरीके से 0 से लेकर के पूरे 4095 डिफरेंट रजिस्टर्स होंगे, और हर एक रजिस्टर क्या करेगा 8 बिट डेटा को स्टोर करेगा। अगर इसको हेक्साडेसिमल में करें तो 00H से लेकर के FFFH तक
लोकेशंस होंगे। पहले रजिस्टर का एड्रेस होगा 000H, दूसरे का होगा 001H, तीसरे का होगा 002H, चौथे का होगा 003H लोकेशन। पहला रजिस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके बढ़ते जाएंगे। 40वां रजिस्टर, 41वां, 42वां, तो 40वें का एड्रेस क्या होगा 028H अगर हेक्सा में करेंगे। 42 को कन्वर्ट कर लीजिए 02AH, फिर 4092 FFC हो जाएगा। 4093 जो 4093वां रजिस्टर होगा वो FFDH होगा, उसका एड्रेस हेक्सा में। फिर सिमिलरली 4095 पे पहुंचेंगे फाइनली, तो हमारा जो एड्रेस होगा वो होगा FFFH। ये हमारा रोम होगी जिसका स्टोरेज कैपेसिटी 4 किलोबाइट है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 की रोम है। तो हमने देख लिया रैम भी, देख लिया रोम भी, ये भी देखा कि कंट्रोल सिग्नल्स कैसे हैं, ये भी देखा कि एड्रेस लाइंस कैसे काम करती है, डेटा लाइंस कैसे काम करती है, और सीपीयू कैसे एड्रेस लाइन से एड्रेस भेजता है और डेटा लाइन से डेटा भेजता है। तो ये बेसिकली जनरल ओवरव्यू है, एक मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कैसे माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी के साथ डेटा को लेता है या देता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे माइक्रो कंट्रोलर को, हम प्रोग्रामिंग के जरिए माइक्रो कंट्रोलर एक जैसे एक कहानी थी ना कि एक जिन था, तो बोतल घिसते थे तो जिन निकलता था और जिन को फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि तुम ये काम करोगे। तो माइक्रो कंट्रोलर एक जिन की तरह ही है। माइक्रो कंट्रोलर को आप कोई इंस्ट्रक्शन दोगे और माइक्रो कंट्रोलर वो काम आपके लिए करेगा। ऑब्वियसली जो उसकी लिमिट में होगा वही करेगा, वो सब काम नहीं कर सकता। बट इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन की शर्त यही है कि इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर को उसकी भाषा में दिए जाएं। हम हिंदी समझते हैं तो हम हिंदी में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो नहीं समझेगा, वो समझेगा बाइनरी की भाषा में। तो इंस्ट्रक्शन हम हर बार बोल के तो देंगे नहीं, हम सारे इंस्ट्रक्शंस को एक जगह पे लिख देते हैं। लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो मेमोरी है। मेमोरी में भी कौन सी मेमोरी, रोम मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी में हम प्रोग्राम को बर्न कर देंगे, प्रोग्राम को लिख देंगे। सो रीड ऑनली मेमोरी में प्रोग्राम बर्न हो जाएगा, लिख जाएगा एक बार। तो प्रोग्राम जब वहां लिख जाएगा, क्योंकि अब वो एक बार लिख गया, तो अब जब आपने रोम में प्रोग्राम लिख दिया तो माइक्रो कंट्रोलर उससे केवल रीड कर सकता है, उस प्रोग्राम को बदल नहीं सकता, क्योंकि वो रीड ऑनली मेमोरी है। जब वो प्रोग्राम को बदल नहीं पाएगा तो प्रोग्राम वहां से पढ़ता जाएगा और एक्शन परफॉर्म करता जाएगा। वो प्रोग्राम क्या है, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ही है। इंस्ट्रक्शंस को हमने लिखा है, जिस भाषा में लिखते हैं उसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो हम उसको असेंबली लैंग्वेज की भाषा में लिखते हैं, वो आगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आप देखेंगे। और जब हमने इंस्ट्रक्शंस को हमने लिख दिया रोम में, तो कलेक्शन ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस है, निर्देशों का जो कलेक्शन है वही प्रोग्राम है बेसिकली। प्रोग्राम हमने लिख दिया रोम में, और रोम है रीड ऑनली मेमोरी, तो माइक्रो कंट्रोलर रोम से केवल इंस्ट्रक्शंस को लिखेगा, पढ़ेगा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा और एग्जीक्यूट करेगा। रैम को वो अपनी प्रोसेसिंग में जो भी डेटा टेम्पोरली स्टोर करना है, लिखना है, पढ़ना है, वो रैम की सहायता से अपने वो एक्शंस को परफॉर्म करेगा। जो भी रोम में लिखा है उसको पढ़ता जाएगा और काम करेगा। जब वो काम करेगा तब उसको जो भी डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को टेम्परली एक्सेस करने के लिए, जो भी चीजें उससे संबंधित, काम से संबंधित जो भी डेटा होगा उसको वो टेम्परली रैम में स्टोर कर लेगा और रैम में डिलीट भी कर देगा बाद में जब उसका यूज खत्म हो जाएगा। तो रैम फॉर टेम्पररी स्टोरेज एक तरीके से सीपीयू को मिली हुई है, ताकि वो अपना जो टेम्पररी डेटा है उसको रैम में स्टोर करके सॉल्व कर सके। और जो रोम है वो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, जिससे सीपीयू प्रोग्राम पढ़ेगा केवल और उसको चेंज नहीं करेगा। फिर हमने एक बार चिप तैयार कर ली तो वो एक चिप पर्टिकुलरली उस प्रोग्राम के लिए ही काम करेगी। फिर हमको उसी माइक्रो कंट्रोलर चिप से कुछ और कराना है, तो हमको फिर
रोम को का जो पुराना प्रोग्राम उसको डिलीट करना पड़ेगा, नया प्रोग्राम फिर रोम में लोड करना पड़ेगा और फिर हमारी चिप उस प्रोग्राम के हिसाब से काम करेगी। तो हमें जब भी चिप को बदलना है, चिप से काम करवाना का तरीका बदलना है, तो हमको चिप के रोम में डिफरेंट प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सपोज कि अभी मेरी चिप यूज हो रही है वॉशिंग मशीन में, तो अभी हम वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो हम डाल देंगे चिप में, और ये चिप एक तरफा काम करने लगेगी वॉशिंग मशीन के लिए। फिर हम चाह रहे हैं कि अब ये चिप हमारे कैमरे के लिए काम करे, या ये चिप हमारे किसी और चीज के लिए काम करे। तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर से चिप को उठाएंगे और चिप की रोम में जो पुराना प्रोग्राम है उसको इरेज करके अब हम उसमें नया प्रोग्राम डाल देंगे, जो प्रोग्राम किसी और फंक्शन के लिए हम काम करना चाह रहे थे। सपोज कि हम घर के पावर कनेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को यूज करना चाहते हैं, तो हम उससे संबंधित प्रोग्राम डाल देंगे। तो अब वही सेम चिप किसी और तरीके से किसी और चीज के लिए काम करने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम दूसरा पड़ गया है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम के लिए चिप केवल एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती है। यही एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब कि हमारी जो चिप है वो एक काम करने के लिए डेडिकेटेड हो, वो मल्टी फंक्शन ना करे, केवल एक चीज के। जब वो वॉशिंग मशीन के हिसाब से प्रोग्राम है तो केवल वॉशिंग मशीन से संबंधित काम करे। जब वो घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम की गई है तो केवल वो घर के डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम करे। तो ऐसे हमारी जो चिप है वो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए काम करती है। यही एम्बेडेड सिस्टम की परिभाषा है कि कोई भी एम्बेडेड सिस्टम केवल और केवल एक टास्क के लिए काम करता है, जबकि जो कंप्यूटर है हमारा उसमें हम डिफरेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। तो कभी वही कंप्यूटर किसी सॉफ्टवेयर के लिए कुछ और करने लगता है, कभी वही कंप्यूटर दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उसके लिए कुछ और करने लगता है। कभी हमारा कंप्यूटर ऑडियो प्रोसेसिंग करता है, कभी वीडियो के लिए काम करता है, कभी गेम के लिए काम करता है, कभी कुछ और चीज के लिए काम करता है। तो हमारा कंप्यूटर एक ही है लेकिन उसमें हम अलग अलग एप्स डाल रहे हैं, तो वो अलग अलग काम कर रहा है। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में हम एक बार प्रोग्राम डाल देते हैं और वो उस प्रोग्राम के लिए काम करता है। जब हमको उस चिप को बदलना है, दूसरा कोई काम कराना है, तो दूसरे टाइप का प्रोग्राम उसमें डालना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हमारा एम्बेडेड सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन है। सो थैंक यू, आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ताकि जिसको भी ज़रूरत है, जो भी नीडी स्टूडेंट है, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है या जो इंटरेस्टेड है, वो इस लेक्चर से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।